गुड मॉर्निंग एवरीवन, सी प्रांजल दिस साइड। तो लास्ट वीडियो में वी हैड कवर्ड द बेसिक्स ऑफ ऑडिट कि ऑडिट कौन करवाता है, कैसे ऑडिट होती है। बहुत ही अच्छे से हमने समझा था कि एक ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल हैं। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था टू आंसर अ क्वेश्चन। आई होप कि आपने वो आंसर लिख के देखा होगा। आज वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये तीन हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। आपको डेफिनेशन याद होगी ऑडिट की। तो ऑडिट क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि वील हैव टू ब्रेक द डेफिनेशन ताकि आपको याद रहे। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किस चीज़ का एग्जामिनेशन? ऑफ फाइनेंशियल इन्फो ऑफ एवरी एंटिटी विद अ प्रॉफिट ओरिएंटेड। एन ऑडिटर विल ऑब्टेन a reasonable assurance कि the financial statements are free from material mistake. After obtaining this reasonable assurance, auditor अपना opinion भी communicate करेगा. This is very important. तो objectives क्या होते हैं audit के? There are two objectives to obtain रीजनेबल एश्योरेंस, जिस पे आप ओपिनियन दे पाओ, एंड जो मैंने बहुत बार मेंशन करा है, टू रिपोर्ट दैट ओपिनियन एज वेल टू होम द स्टेक होल्डर्स। जिनको भी इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वी विल हैव टू रिपोर्ट टू देम ऑल्सो। उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनको हमारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि ऑडिटर ने क्या फाइंड आउट करा है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर ऑफ एन ऑडिट। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है अगर आपका फॉर बेनिफिट्स। मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ यू विल रिमेंबर। तो आप ऑडिट का प्रोसेस सोचेंगे। We audited the financial statements. उस फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस आता है उस डाटा पे, रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है उस डाटा की। तो इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक फॉर द एम्प्लॉयज़ कि वो ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रहे जिससे कि ऑडिटेड रिपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा। तो बिकॉज द एम्प्लॉयज़ विल नो कि इस हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हो, तो दे विल रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी सच एक्टिविटी। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो भी जाती है तो ऑडिट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग फ्रॉड और एरर। ज़रूरी नहीं है कोई जान के ही कर रहा हो, देयर माइट बी एन एरर ऑल्सो, तो वो भी हमारा ऑडिट में फाइंड आउट हो जाता है। जो भी हमारे एरर हुए हैं वो हमने फाइंड आउट करे हैं, दैट मीन्स कि कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी थी, तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आइडेंटिफाइंग डेफिशिएंसी इन कंट्रोल, डेफिशिएंसी इन कंट्रोल। फिर स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है, रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हुवर आर स्टेक होल्डर्स? गवर्नमेंट। तो इट हेल्प्स कि वो डिटरमाइन कर पाएँ कि क्या हमसे टैक्सेस लेने हैं। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो हमें अगर मनी लेंड करने वाले हैं तो इट हेल्प्स देम ऑल्सो टू मेक श्योर कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं दे प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर। तो क्विकली हम अपने बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसकी रिलायबिलिटी और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है? स्टेक होल्डर्स का। हुआ द स्टेक होल्डर्स? गवर्नमेंट, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई कर पाती है कि क्या उनकी एक्चुअल इनकम है, उस पर क्या टैक्स बनता है, दैट इज़ द बेनिफिट। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनको अगर हमें लोन देना है, दे कैन एक्चुअली रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ये एक्चुअली इनकी इनकम है, ये इनकी रेवेन्यू है, दे कैन रिलाई ऑन द सेम। थर्डली, अगर कुछ एरर या फ्रॉड होने वाला है
द एम्प्लॉयज़ आर प्लानिंग सम फ्रॉड, दे विल नो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट होंगे, तो इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक फॉर द एम्प्लॉयज़। फिर भी अगर कोई फ्रॉड या एरर है तो इट गेट्स आइडेंटिफाइड इन द ऑडिट। फ्रॉड और एरर आइडेंटिफाई होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कौन से कंट्रोल में डिफिशियंसी है, तो हमारे कंट्रोल के डिफिशियंसीज भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। दीज आर द कंप्लीट बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। मूविंग फॉरवर्ड, लिमिटेशंस। आपको ऑडिट की डेफिनेशन याद करवाई थी, उसमें था देयर विल बी अ रीज़नेबल एश्योरेंस। हमेशा रीज़नेबल एश्योरेंस ही कर सकता है एक ऑडिटर। तो वो रीज़नेबल एश्योरेंस क्यों रहेगी रादर दैन एब्सोल्यूट एश्योरेंस? इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिस वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो वी विल स्टडी अबाउट। आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैंने माइक नहीं लगा रखा था। आई होप की आवाज़ आ रही होगी, वैसे आई एम वेरी लाउड, but still the fan and all, and the important topic is also here, so I hope the voice is clear. So let me tell you a story. एक कंपनी है, let's make our usual company. ये कंपनी की बिल्डिंग है, let's say, okay? अब एक ऑडिटर है, he needs to audit for this company क्योंकि इस कंपनी को फंडिंग चाहिए, ओके? तो ऑडिटर को इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने हैं ऑडिट करके। दे वांट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दे वांट टू इंश्योर कि जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका ग्रोथ पोटेंशियल इज गुड, और जो भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो ठीक है। तो जब लेट्स नेम हिम मिस्टर यारा, तो मिस्टर यारा जब येलो, लेट्स से येलो, तो जब मिस्टर यारा कंपनी येलो का ऑडिट करने जाते हैं और इनके फाइनेंशियल्स में इनकी बिल्डिंग आ रही है दैट इज फॉर 2 करोड़। जब मिस्टर यारा बिल्डिंग के परचेज डेट पे देखते हैं तो दैट बिल्डिंग वाज फॉर 5 करोड़। एट प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 2 करोड़। ओपन मार्केट में द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 3 करोड़। जो ये 2 करोड़ की वैल्यू है दैट इज आफ्टर कंसिडरिंग द डेप्रिसिएशन। अब जो ये डेप्रिसिएशन है दैट इज एन assumption taken by the management। अब ये assumptions depends कि आप उस बिल्डिंग को कैसे यूज कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी येलो किस तरीके से बिल्डिंग को यूज कर रही है, तो उनके अकॉर्डिंग इस बिल्डिंग की लाइफ इतनी ही है कि उसको डेप्रिशिएट करते जाएंगे अगर हम, तो आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ हो जाएगी। नाउ जो ये assumption है, और ये assumptions सेपरेट एक्सपर्ट्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू आज के डेट में 2 करोड़ होती है। ऑडिटर डज नॉट हैव दैट टेक्निकल स्किल टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली इसकी इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी होनी चाहिए। तो ऑडिटर विल हैव टू रिलाई कि हाँ भाई इसकी वैल्यू 2 करोड़ ही होगी। सेकंड, जो हमारे 2 करोड़ के टर्नओवर हैं इसके हमारे कुछ इनवॉइसेस होंगे जो मिस्टर याडा को चेक करने हैं। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि जो भी हमारे इनवॉइसेस हैं उनकी 100% चेकिंग हो। तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट सैंपल्स। अब जो भी हमने सैंपल सिलेक्ट करे हैं देयर माइट बी अ चांस कि जो सैंपल सिलेक्ट होने से रह गए हैं उसमें कुछ इशू हो, कोई फ्रॉड हो। तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि जो सैंपल सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं उसकी वजह से कुछ फ्रॉड या एरर हो सकता है। बट देयर इज नॉट अनदर ऑप्शन कि हम 100% चेकिंग करें, तो देयर विल ऑलवेज बी दिस लिमिटेशन। थर्ड, जो भी मैनेजमेंट ने हमें इनवॉइसेस दिए थे उसमें कुछ फेक इनवॉइसेस थे, बट वो फेक इनवॉइसेस इस तरीके से ड्राफ्ट करे गए थे कि ऑडिटर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता
उस सेल के पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो किसी तरीके से पैसे घुमा के उनके ही रिलेटेड पार्टी से सेल्स आ रही हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑडिटर टू आइडेंटिफाई। ये चीज़ कैन बी आइडेंटिफाइड इन एन इन्वेस्टिगेशन, अगर एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन हो रही है जस्ट फॉर द रेवेन्यू फॉर द सेल्स। बट बिकॉज ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में समझा था, तो दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन कि ऑडिट इज नॉट इक्वल टू एन इन्वेस्टिगेशन। अब इन इन्वेस्टर्स को 2 महीने के अंदर अंदर ये सारी ऑडिटेड रिपोर्ट चाहिए। अब मिस्टर याडा कैन नॉट टेक 3 years टू आइडेंटिफाई एनी फ्रॉड और एरर। 3 साल तक तो हम सेम फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट कर नहीं सकते। तो दैट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन कि जो भी डाटा हम 2 महीने में कलेक्ट करके एविडेंस इकट्ठा करके ऑडिट कर पाए, दैट द ऑडिट रिपोर्ट विल बी बेस्ड ऑन। तो दैट इज अ लिमिटेशन कि अगर कोई ऐसी इन्फो है जो हमें बाद में मिलती है बट दैट विल नॉट बी रेलिवेंट, बिकॉज वो टाइम पीरियड जिसमें वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट थी वहां हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो उस इंफॉर्मेशन का कोई पॉइंट नहीं रह जाता है। अब लेटर ऑडिटर्स ने कह दिया कि भाई इनका जो भी काम है दैट इज गुड, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल, एंड इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। बट बाद में गवर्नमेंट ने सर्टेन बैन्स लगा दिए जिसकी वजह से द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंपनी वाज इन डेंजर। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ऑडिट रिपोर्ट वाज करेक्ट, उसमें ऑडिटर की कोई गलती नहीं थी। बट लेटर देयर वाज एन इशू। तो फ्यूचर इवेंट्स इज अ लिमिटेशन फॉर द ऑडिट कि हम एट प्रेजेंट ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा विच विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। तो द ऑडिट इज बेस्ड ऑन द डाटा दैट वी हैव। तो जो भी हमारी ओवरऑल लिमिटेशंस हैं एक हम कंप्लीटली रिवाइज कर लेते हैं। इनहेरेंट मीन्स वो लिमिटेशंस जो ऑलरेडी बिजनेस में एग्जिस्ट करती हैं, वी कैन नॉट सेपरेट इट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। फर्स्ट ऑडिटर जाता है, वहाँ पे कुछ कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है, वो एजम्पशंस पे हमें रिलाई करना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ एक्सपर्ट से आई है। तो दिस लिमिटेशन is a limitation due to the nature of financial reporting, financial information, यही उसका नेचर है। तो दैट इज वन लिमिटेशन। सेकेंड, हम सब कुछ चेक नहीं कर सकते 100%, तो दैट इज अ लिमिटेशन ड्यू टू द ऑडिट प्रोसीजर्स। हमारे को कुछ इनवॉइसेस ऐसे दिए गए जिसमें कि फ्रॉड था, बट बिकॉज ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन तो वी विल हैव टू रिलाई ऑन दैट। फोर्थ, हमें सारी चेकिंग करने लग गए अगर, तो वी विल हैव टू टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए हमें एक स्पेसिफाइड टाइम में वो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को देनी पड़ेगी कि जो भी हमारे टाइम है रिपोर्ट करने का, उसके बाद अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है दैट विल नॉट बी रेलिवेंट। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है जितनी लेट उतनी ही उसकी रेलिवेंस कम। एंड फिफ्थ, फ्यूचर इवेंट्स, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। जो भी ऑडिट है दैट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट वी हैव एट प्रेजेंट, फॉर फ्यूचर इट माइट गेट इरेलीवेंट। So that is the fifth limitation. Okay, so that is all for today. Next video में we will understand the scope of audit. आज I will want you guys to write जो भी हमारे benefits और limitation हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है बेनिफिट्स और लिमिटेशन, कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं है जो आपको रटने ही पड़ेंगे। ये स्टोरी याद रखेंगे अगर आप, तो आपको लिमिटेशंस और बेनिफिट्स याद रहेंगे। जो वर्ड टू वर्ड आपको लिखना पड़ता है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, वो मैंने आपको ब्रेक डाउन करके दे दिया है। आई होप कि आपको वो याद रहेगी। तो राइट द बेनिफिट एंड द लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। ओके, थैंक यू।